हुई है मद्य निषेध नशा मुक्ति के संबंध में विशेष बैठक, जिसमें सभी मंत्रीगण, सभी वरीय पदाधिकारीगण, प्रभारी सचिवगण और जिलों के जिला पदाधिकारी, वरीय आरक्षी अधीक्षक, आईजीज, डीआईजीज, डिविजनल कमिश्नर्स, और यह मद्य निषेध के बिंदु में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, और बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। को प्रभावी बनाने के लिए आप जिले में एसपी स्तर के अधिकारियों तक को मार्क्स देते हैं, 10 नंबर मार्क्स। एक तरीका बना रखा है रैंकिंग का। कई अफसरों को रैंकिंग में अच्छे मार्क्स देगा, उसके बावजूद उन जिलों में शराब मिले, तो इस तरह के रैंकिंग का मतलब क्या है? देखिए, ये जो प्रोसेस है ना, ये ऑनगोइंग है ना। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया है कि आदमी हमने गिरफ्तार करके एक बार भेज दिया, तो ये मान के नहीं चला जा सकता कि वो आदमी जो है दोबारा उस काम में नहीं रहेगा। वो तो बेल करा के दोबारा रह रहा है। इसलिए ये तो लगातार चलने वाली चीज़ है। इस पे किसी एक समय पर रुकेगा नहीं कभी भी, और एक समय पर जो है दोबारा उसको जांच करके और आगे लगातार कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। तो मैंने इसीलिए उदाहरण दिया आपको। बहुत जगहों पे ऐसा भी देखा गया है कि शराब तस्कर के जो ये है उसके घर से पुलिस वाले वहाँ नहीं जा पाते। एक बहुत जगहों पे ऐसा देखा गया है कि जो शराब तस्करी करते हैं उनके डर से पुलिस वाले नहीं जा पाते हैं। 2 ही महीने पहले सराय थाना प्रभारी को हमने फ़ोन किया था, एक जगह शराब काफ़ी ज़्यादा भंडार हो रहा था, तो वहाँ नहीं पहुँची पुलिस। नहीं, पुलिस को पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं है, ना पुलिस की संख्या में कमी है। इसलिए अगर कोई सूचना हमें मिल रही है तो हम उस पर सख्त कार्रवाई करने में सक्षम हैं, और पुलिस की जो एडिक्वेट स्ट्रेंथ में वहाँ जाने की जरूरत है उसके लिए भी उसमें कोई कमी नहीं है। कुछ इसी तरह का मामला आया था, मेरे पास तो रिकॉर्डेड है। कुछ इस बार जो मीटिंग आज हुई इसमें नया क्या जोड़ा गया है? देखिए, बात नया जोड़ने की और पुरानी कोई बात नहीं है। कानून तो जो पास है, कानून जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। सवाल ये होता है कि कानून के अंदर विभिन्न पहलू होते हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन हर पहलू पर कितनी सीरियसनेस तरीके से होता है, और अगर नहीं हो रहा है तो उसको समय समय पर रिटरेट भी किया जाता है और समय समय पर वायलेटर्स के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है, ताकि जो कानून के प्रावधान हैं उनको बिल्कुल कानून की स्पिरिट के आधार पर और उसके इंटेंशन के आधार पर इम्प्लीमेंट किया जाए। इनके ऊपर के अफसरों को क्या किस तरह की जिम्मेवारी, उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? मैंने अभी क्लियर किया, मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ कि देखिए, बुनियादी हर काम करने के तरीके हैं और उसमें जिम्मेदारी का निर्धारण होता है। अब गांव की सूचना सिवाय चौकीदार दफादार के और कोई नहीं दे सकता है, प्राइमरी उन्हीं को सूचना देनी है। लेकिन साथ साथ मैंने ये कहा कि हमारा इंटेलिजेंस सेटअप भी है, वो फील्ड लेवल पर भी है, हेडक्वार्टर लेवल पर भी है, उन सब की भी जिम्मेदारी है। इसके अलावा मैंने ये भी कहा है कि अगर हम सेंट्रल टीम भेजकर कोई जो है रिकवरी करते हैं तो थाना प्रभारी पे तो कार्रवाई होगी ही, उसके अलावा वरीय फॉर्मेशन पर भी जवाबदेही जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। तो आपका जो सवाल है उसका उत्तर मैंने स्पष्ट तरीके से दिया है। ये जो कार्रवाई का जो कार्रवाई करने की बात है वो केवल हमारे चौकीदार, दफादार या थाना तक सीमित नहीं रहेगी, ना पहले थी ना अभी भी है, और जो सिचुएशन के हिसाब से जो हायर फॉर्मेशन है उस पर भी जवाबदेही फिक्स। मैं जोर की बोल देता हूँ, माइक में आ जाए। हाँ, मैं जोर की। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक तो अपनी इंटेलिजेंस मशीनरी को गेयर अप करना है। हमारी जो इंटेलिजेंस मशीनरी है वो पुलिस हेडक्वार्टर्स के लेवल पर भी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है, और उनसे एक्शनेबल इंटेलिजेंस जनरेट करवा के और लगातार जो है वो रेड्स करनी है। लगातार जो शराबबंदी में विरोध उत्पन्न कर रहे हैं या शराब का व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। अगर हमारी सेंट्रल टीम यहाँ से जाती है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर किसी भी ज़िले में और उसके किसी भी थाने में, और वो सेंट्रल टीम के द्वारा अगर किसी प्रकार की कोई रिकवरी होती है तो संबंधित थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित किया जाएगा और शो कॉज जो है वो हायर फॉर्मेशन पर भी किया जाएगा और जिम्मेदारी फिक्स होगी। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि
जो हमारा क्राइम की प्राइमरी ड्यूटी जो है, क्राइम कंट्रोल करने की, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, वो प्राइमरी ड्यूटी को किसी भी तरह से डाइल्यूट नहीं होने देना है और उस ड्यूटी के साथ साथ बहुत ही मजबूत तरीके से, बिल्कुल कमिटमेंट से, ओनरशिप लेकर जो प्रोहिबिशन के जो लॉज हैं उसको एनफोर्स करना है, हर लेवल पर एनफोर्स करना है। जो वायलेटर्स हैं उन पे बहुत ही सख्त कार्रवाई करनी है। जैसे कि अगर किसी एसएचओ की शिकायत आती है तो 10 वर्ष के लिए उसे जो है वो एसएचओ का पद दोबारा नहीं देने की बात है। और अगर किसी का डायरेक्ट टाइप का कनाइवेंस आ जाता है तो उसकी जो है उसे सीधा डिपार्टमेंटल एक्शन करके उसे डिसमिस करना है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय लेवल पर हर ऑल्टरनेट डे पर डीजीपी, एसीएस होम, एक्साइज कमिश्नर हैं और आईजी प्रोहिबिशन है, उनके स्टाफ हैं, उनको रिव्यू करते रहना है कि जो भी डायरेक्शंस दी जा रही हैं वह डायरेक्शन किस हद तक ज़मीन पे उतर रही हैं और इंश्योर करना है कि जो भी डायरेक्शन दी जा रही हैं वो हर हालत में ज़मीन पर उतरे। से किया जाएगा। मैं आपके सामने ये फिगर्स पढ़ देता हूँ। कुल 206 लोगों को सेवा से बर्खास्त किया गया है, जिसमें 2 इंस्पेक्टर हैं, 30 सब इंस्पेक्टर हैं, 37 एएसआई हैं, 128 सिपाही हवलदार हैं और 9 जो हैं वो चौकीदार दफादार हैं। इसके अलावा कुल 245 लोगों को वृहद सजा दी गई है, जिसमें जो है वो जिसमें हमारे सब इंस्पेक्टर्स भी हैं, इंस्पेक्टर्स भी हैं और इसके अंदर सहनी भी हैं, सिपाही भी है और हवलदार भी है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में अभी 654 डिपार्टमेंटल एक्शन अभी भी चल रहे हैं। इसके अलावा कुल 4 इंस्पेक्टर, 46 पुलिस सब इंस्पेक्टर, 46 एएसआई, 168 सिपाही हवलदार, 60 चौकीदार दफादार, इन सबके खिलाफ कुल 324 प्राथमिकी दर्ज की गई और जिनमें से 257 में आरोप पत्र समर्पित कर दिया। तो जब आरोप पत्र चला जाता है तो डिपार्टमेंटल एक्शन में डिसमिसल होता है। और इस पूरे आंकड़े से ये बिल्कुल क्लियर है कि कार्रवाई में कोई कमी नहीं है। एक बिंदु और कहना चाहूँगा उदाहरण के साथ, गोपालगंज की जैसे घटना हुई है, उस घटना में कम से कम 3 लोग को जस्ट 15-20 दिन पहले ही जेल भेजा था। वो बेल करा के आए हैं। इनफैक्ट उन 3 लोगों में से एक की मृत्यु भी हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज सभी के लिए है कि लोग जो हैं पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने के बाद जब जेल भेज दिए जाते हैं तो वो बेल करा करके वापस आके उसी काम में लिप्त होते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल इसी तरह का केस जो है वो कैमूर जिला में भी देखने को मिला था कि कुछ कैमूर जिला के और 1-2 उत्तर प्रदेश के लोग थे जिनको पुराने केस में घटना होने के 1 महीने से भी कम अवधि में जेल में भेजा था। वो बेल करा के दोबारा आए और दोबारा आने के बाद फिर उन्होंने जो है वो शराब बांटने का काम किया, लेकिन वो जो शराब थी उसमें जो मिथाइल अल्कोहल की क्वांटिटी जो है वो पाई गई, जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हुई। तो मैं ये पूरे दृढ़ निश्चय से आप सबके सामने कह रहा हूँ कि हमारी ओर से या हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे जो कर्मी हैं, वो सब लोग कमिटेड हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे, जो लोग जो हैं वो अपने निजी फ़ायदे के लिए या अपनी जो है अपने संपत्ति, देखिए ऐसा है। देखिए अब मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, ये पूरा पुलिस तंत्र है ना। हम एक सिपाही का कुछ बात कर लेंगे या एक एएसआई कुछ कह देगा तो उससे पुलिस की बात का फैसला नहीं हो सकता है ना। मेरी बात तो सुनिए ना। मान लीजिए आपको किसी ने कहा तो
आपने अगर उससे वरीय पदाधिकारी से बात की, उसने भी वही कहा, उससे वरीय से बात की, उसने भी वही किया, तब कोई बात मतलब मानी जा सकती है। अगर एक रास्ते में या एक थाने पे गए, आप फाड़ी में गए, वहाँ पर किसी से पूछ के अगर आपने बात कर ली, वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो पूरी पुलिस का नहीं हो सकता है। नहीं, वैसे भी पुलिस का कार्रवाई तो ऐसे ही होता है कि अगर कम दल है, कम बल है, तो उसको रीइंफोर्स किया जाता है और बड़ा बल बना के फिर रेड किया जाता है। तो वो तो तुरंत इसका हम लोग देख के वेरीफाई करके उस पर कार्रवाई कर देंगे। इसको नहीं मंत्री के आवास के बाहर शराब की डिलीवरी हो जाती है, सीएम जहाँ रहते हैं वहाँ के 1 किलोमीटर के दायरे में जहाँ भी चाहिए शराब आकर आपको पहुँचा देता है। इस पर सब चर्चा हो गई। देखिए ऐसा है ना, इस पर अब सब चर्चा हो चुकी है, इसको क्वेश्चन को रिपीट करने का फायदा नहीं है। हमने बहुत इलेबोरेटेड तरीके से, बहुत डिटेल में चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा बिहटा, पटना।